नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज के तरीके से आपके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी आ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं मेजर जनरल वी.के. दत्ता साहब का। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं और एयर कमांडर एस बहल हमारे साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह कल कश्मीर गए थे और आज वो भुज में थे, गुजरात के हमारे एयरबेस पर, जहां पाकिस्तान ने बड़ी नाकाम कोशिशें की थी हमला करने की। और राजनाथ सिंह जी 2 दिन से जो मैसेजिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, वो आप सबको सुनना चाहिए। आज राजनाथ सिंह ने भुज से कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर, इसमें केवल ट्रेलर दिखाया है पाकिस्तान को और जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। सिर्फ 23 मिनट में हमने इस आतंक के अजगर को समाप्त कर दिया। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि यह सीज फायर, तथाकथित सीज फायर, इसमें पाकिस्तान को हमने सिर्फ प्रोबेशन पर रखा है, मतलब उसके गुड बिहेवियर की आजमाइश है ये। अगर वो सलीके से रहा और कायदे में रहा तो उसी का फायदा, वरना फिर जैसा उन्होंने कहा अभी ट्रेलर दिखाया है और आगे फिर हम उसको पूरी पिक्चर भी दिखा देंगे। निर्णायक प्रहार के लिए भारत तैयार है। और उन्होंने एक बार फिर यह भी दोहराया जो उन्होंने कल कश्मीर में कहा था कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार रोग नेशन है और उसके न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। आज फिर कहा राजनाथ सिंह ने कि पाकिस्तान की जनता यह महसूस कर ले कि वो एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। ये बारूद का ढेर है जिसमें कभी भी आग लग सकती है और पाकिस्तान इस वक्त एक नशे में चल रहा है। और राजनाथ सिंह ने कहा कि IAEA को एक बार फिर दोहराया उन्होंने, IAEA पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को अपनी निगरानी में ले, क्योंकि ये कभी आतंकवादियों के हाथ में भी पड़ सकते हैं। जिस किस्म की सांठगांठ पाकिस्तान की सरकार की, सेना की आतंकवादी संगठनों के साथ है। रक्षा मंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर भुज पहुंचे हुए हैं। यहां राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी और साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अभी पाकिस्तान प्रोबेशन पर है। उसने कोई हिमाकत की तो एक्शन और बड़ा होगा, यह तय है। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को आतंकियों के हाथ लगने की आशंका जताते हुए पाकिस्तान से उसके न्यूक्लियर हथियार छीनने की मांग की या IAEA की निगरानी में रखने की मांग की। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। उन्होंने आज IMF की भी बात की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी बात की, जिससे $1 बिलियन से ज्यादा का एक बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया गया है। और उन्होंने कहा कि ये IMF को जो पैसा जाता है कि सारे देश मिलकर देते हैं, उसमें भारत का भी पैसा है। और ये क्या इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं है इन्हीं आतंकी संगठनों की? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन को और खुद उसको 14 करोड़ रुपए की मदद करने वाली है। जिस तरीके से बहावलपुर में घुसकर उसके हेडक्वार्टर को भारत ने तबाह किया था जैश ए मोहम्मद के, पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए की मदद उसको दे रही है। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि वो तो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर बना रहे हैं और इसके लिए IMF के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और IMF को पैसा हम देते हैं। तो हमारे पैसे से क्या IMF इनडायरेक्ट टेरर फंडिंग नहीं कर रहा? इसके बारे में भी उन्होंने कहा सोचें और आइंदा पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल एड पर रोक लगाई जाए। तो ये सारी बातें राजनाथ सिंह ने आज भुज में कही हैं। और भारत के प्रहार के बाद अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर वाकई खतरा मंडराने लगा है। अब पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि कहीं उसका परमाणु हथियार उससे वाकई छीन न लिया जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की है। रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। कल यही बात उन्होंने कश्मीर में कही थी और गुजरात के भुज में कह रहे हैं। उन्होंने कहा यह गैर जिम्मेदार दुष्ट देश है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी और जिहादी तंजीमें वहां पर पूरी तरीके से एक्टिव हैं। इन आतंकवादी संगठनों पर पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल भी नहीं रहता कई बार। ऐसे में पाकिस्तान के ये एटमी हथियार कभी आतंकवादियों के हाथ में ना लग जाएं, ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये कहा रक्षा मंत्री ने। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी।
सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की अवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसें आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तब तो होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो रक्षा मंत्री की ये जितनी बातें आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ कोरा भाषण नहीं है, ये भारत की नीति का उद्घोष है। ये नए भारत की न्यू नॉर्मल की डेफिनेशन की पूरी दुनिया को जानकारी देना है। और रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं ना, वो हमारा पॉलिसी डिक्लेरेशन है कि ये हमारा स्टैंड है भारत सरकार का कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार IAEA अपनी निगरानी में ले। पहली बात। दूसरा, अगर हम पर अब कोई हमला हुआ तो अभी जो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, ये ट्रेलर है, हम पूरी पिक्चर दिखा देंगे। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि अगला हमला कितना घातक होगा, अगला प्रहार कितना जोरदार होगा। और तीसरी बात, पाकिस्तान के लिए बड़ा स्पष्ट संदेश, तुम अभी प्रोबेशन पर हो, हम तुम्हारा बिहेवियर चेक कर रहे हैं, और इस दौरान अगर तुम कायदे में रहे तो सब शांति है, वरना फिर जान लो कि जैसा बताया पिक्चर तुमको दिखा दी जाएगी। लेकिन ये जो न्यूक्लियर वाली बात आज भारत कह रहा है बार बार, ये पूरी दुनिया के लिए है। और इसका मतलब यह है कि भारत सरकार इस बात के लिए विश्व पर दबाव बनाने वाली है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को अब उससे छीन लिया जाए। और विश्व में ऐसा हुआ है। इराक के साथ क्या किया था अमेरिका ने? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की खोज क्यों की थी? गल्फ वॉर के दौरान क्यों घुसकर सद्दाम हुसैन को मार दिया था? क्यों इराक पर कब्जा कर लिया था? इसी खतरे की वजह से था कि उसके पास पूरी ह्यूमैनिटी पर हमला करने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। और इराक एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है। पाकिस्तान कैसा रिस्पॉन्सिबल देश है? पाकिस्तान को इतनी शय क्यों? पाकिस्तान में जितने आतंकवादी पलते हैं, इनके निशाने पर क्या उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते? और सबने देखा है, पूरी दुनिया ने, जैसा रक्षा मंत्री ने कहा कि उसकी सेना और आतंकवादियों का चोली दामन का साथ है। ईरान के न्यूक्लियर हथियार IAEA के दायरे में क्यों हैं? क्योंकि आप ईरान को एक इररिस्पॉन्सिबल नेशन मानते हैं, ईविल नेशन मानते हैं। तो पाकिस्तान ईविल नेशन कैसे नहीं है जिसके जनरल आतंकवादियों के जनाजे में जाकर उनको सल्यूट करते हैं? दुनिया पाकिस्तान की इस दुष्टता को क्यों नहीं पहचानती, और पहचानती है तो नजरअंदाज क्यों करती है? और अब भारत कह रहा है कि इसके न्यूक्लियर हथियार इससे लिए जाएं, क्योंकि ये इसके पास, इस दुष्ट देश के पास ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो सही मायनों में है वो सुरक्षित नहीं है। जनरल दत्ता। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान एक रोग नेशन है
जो एक पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म फैलाने का जिम्मेदार है। जो भी बड़े बड़े हमले हुए पूरी दुनिया में, चाहे वो 9/11 हो, 26/11 हो, चाहे यूके की ट्यूब रेल में जो अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर जो बम पड़े, हर एक जगह पे पाकिस्तान के यहाँ से ट्रेन करे हुए, पनपे हुए उग्रवादियों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जो DGISPR है पाकिस्तान का, जनरल चौधरी, उनके जो फादर थे बशीरुद्दीन, जो भी उसका नाम था, वो जो उसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने की बात कर रहे थे, और 9/11 से पहले की बात है। अब ये मान के चले कि अगर उन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या कोई न्यूक्लियर हथियार दे दिया होता अलकायदा को या इसको जो बड़े बड़े आतंकी हैं, तो अमेरिका के ऊपर वो हमला क्या होता, न्यूक्लियर अटैक होता। और इसलिए अमेरिका ने बाद में एक नीति बनाई थी 2011 में, न्यूक्लियर स्नैच एक टास्क फोर्स बनाई थी कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असला है वो टेररिस्ट के हाथ में ना जाए। लेकिन यहाँ तो पूरा देश ही टेररिस्ट है। जहाँ का मौलाना, जो मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी, जो कि एक नफरत से भरा हुआ इंसान है, जो दूसरों को समझता ही नहीं, और वो बोलता है कि ये अलग सिविलाइजेशन है, ऐसे मुल्क के अंदर न्यूक्लियर हथियार होना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। मैं ये एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं कि अब भारत सरकार का स्टैंड है कि दुनिया उसके पाकिस्तान के एटमी हथियार अपने कब्जे में ले लिए। भारत का घोषित स्टैंड है जो रक्षा मंत्री पूरी दुनिया को बता रहे हैं, और अब हम यकीनन पूरी दुनिया में दबाव भी बनाएंगे। जो आपने ईरान के साथ किया, कीजिए पाकिस्तान के साथ, IAEA के दायरे में लाइए इसके न्यूक्लियर हथियार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को हाईलाइट किया है। और जैसे कि जनरल साहब भी कह रहे थे, अगर कोई भी बड़ा मेजर आतंकी हमला विश्व में होता है तो उसके तार कहां जुड़ते हैं, पाकिस्तान के साथ, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग हो, लंदन ट्यूब हो या मुंबई अटैक हो। तो इसका ये मतलब है। और इसके साथ साथ देखो, इनकी मिलिट्री जो है क्लोज लिंक्स में टेरर एलिमेंट्स के साथ है, वही कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज और साथ साथ में इनको फाइनेंस एंड स्पॉन्सर करती है। अगर ऐसा कभी हुआ, क्योंकि जिनके लिंक्स इतने स्ट्रांग हो, तो ये आप लेके चलिए कि आतंकी एलिमेंट्स इनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुस चुके होंगे, और ऐसा ना हो कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इन आतंकियों के हाथ में पड़ जाएं, चाहे वो डर्टी बॉम्ब्स का क्यों ना इस्तेमाल करें या किसी और तरीके का न्यूक्लियर वेपन। ये डेंजरस सिचुएशन है। और क्यों है कि हमेशा पश्चिमी देश जो है भारत के साथ नहीं खड़े होते इस इशू के अंदर? क्यों IMF का लोन $1 बिलियन का इस बार दिया गया पाकिस्तान को, जबकि उनका सारा का सारा पैसा तो टेरर फंडिंग में निकल जाता है और मिलिट्री के नए नए इक्विपमेंट बाय करने में निकल जाता है। एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, उनका जो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है माइकल रूबिन, उसने क्लियरली ट्रंप से यह क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्यों फैसिलिटेट किया। इसका हिस्ट्री के साथ लिंक है। सीटो और सेंटो जब इन्होंने 1954 में ज्वाइन की थी पाकिस्तान ने, इनके लिंक्स बहुत क्लोज हो गए थे। और जो पश्चिमी देश हैं, यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स को हम इस्लामाबाद टाइम्स कहते थे कुछ समय पहले तक, ये जो पश्चिमी देश थे वो पाकिस्तान के साथ क्लोज हो चुके थे। तो उनको हमेशा, और भारत का जो 1971 में रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक, तब सोवियत यूनियन था, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात हुई थी, उसके बाद से हमेशा से क्लोज रहे हैं। ये जरूरी है कि अगर इराक के, एक बार सुनिए सर जरा, ये जय घोष भी सुन लीजिए। रक्षा मंत्री जवानों से मिल रहे हैं भुज एयरबेस पर, उनको अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश की इतनी जबरदस्त सेवा की है और देश को दुश्मन के हमलों से बचाया है। अपने शौर्य का परिचय दिया दुनिया को। जबरदस्त जबरदस्त जोश आप देख रहे हैं। हमारे BSF के जवान भी वहां पर हैं, आर्मी के भी और एयरफोर्स के भी हमारे शूरवीर वहां पर मौजूद हैं जिनसे रक्षा मंत्री मिल रहे हैं। और आपने देखा उनको मिठाई खिलाते हुए। तो रक्षा मंत्री ने कहा भी आज कि जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं उतनी देर में तो 23 उससे कम वक्त में तो हमने आतंकी अजगर को कुचल दिया था।
इतनी देर में तो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला पूरा भी हो गया था। सुनिए जरा। सौरभ, इसका कंपैरिजन कल जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का गया वो ट्रूप्स का संबंध और इसका जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। अगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए, वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। व्यूअर्स, आप जो सुन रहे हैं अभी रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, ये नए भारत, नया बोल्ड कॉन्फिडेंट भारत का दुनिया के सामने अपना परिचय देना है कि अब हम IMF से भी सवाल पूछ रहे हैं, तुमने कैसे $1.5 बिलियन पाकिस्तान को दिए? IMF के पास जो पैसा आता है वो दुनिया भर के देश उसको देते हैं, जो किसी को जरूरत पड़ती है तो फिर उसको वो फंडिंग करता है। तुम पाकिस्तान को किस बात की फंडिंग कर रहे हो? पाकिस्तान कहता है कि मैं मसूद अजहर और जैशे मोहम्मद को 14 करोड़ रुपए देने वाला हूं क्योंकि उसके परिवार के लोग मारे गए थे, इसीलिए वो पैसा मसूद अजहर किस काम में लगाएगा? खैरात बांटेगा। मसूद अजहर उसके लिए उस पैसे से फिर एक बार आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा और पाकिस्तान की सरकार उसमें मदद कर रही है, वो फिर एक बार आतंकवाद फैलाएगा भारत के अंदर और दुनिया के अंदर, और आपके पैसों से फैलाएगा, दुनिया के पैसों से, हमारे पैसों से। क्या ये टेरर फंडिंग में नहीं आता है? IMF जो पैसा दे रही है वो पैसा किस काम में पाकिस्तान खर्च करेगा? कोई देखरेख करेगा इस बात की? कैसे आप ऐसे देश को पैसा दे सकते हैं, इतने $1 बिलियन दे सकते हैं, जो खुलकर कहता है कि ये हमारे हीरो हैं, ये सारे आतंकवादी? जहां उसामा बिन लादेन मार पकड़ा गया और जो उसको वहां के डिक्टेटर कहते थे कि हमारा हीरो था, जहां आतंकवादियों के जनाजे में जनरल जाते हो, तो अब हम IMF से भी सवाल पूछ रहे हैं और हम दुनिया से कह रहे हैं इसका न्यूक्लियर हथियार भी लो। जनरल के सिन्हा, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये। केवल पाकिस्तान को नहीं, ये पूरे विश्व का एक लिए स्टेटमेंट है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 23 मिनट्स में आपने निपटा दिया उनके मेजर मरकज़ को, मुरीदके में, भावलपुर में, JEMN, लश्कर तोयबा, और 100 से भी ज़्यादा ये तो नफरी है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी रुकी नहीं है, ये तो टेलर है, उसके आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो बड़े मैसेज जा रहे हैं। 3 बड़े मैसेज मैं देखता हूं जो कि आज बुश से उन्होंने दिया है। सौरभ जी, यदि आप देखिएगा, आपने एक सवाल किया था ऐसे ब्रेक के पहले
कि क्यों पाकिस्तान को अभी भी वेस्ट ऐसा मानता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ लगा रहता है। इसको समझने के लिए टू नेशन थ्योरी जो आई थी, जिसमें जिन्ना का बड़ा हाथ था, और उसके साथ उस समय ब्रिटिश ने किया था वेस्ट के कहने से, वो एक उसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और वो उसको यूज़ किया है और बहुत बखूबी यूज़ किया है। अभी भी मेजर नॉन एलाई 2007 से है पाकिस्तान, भले ही कोई कुछ कह ले, वो है उसका मेजर नॉन नेटो एलाई, मेजर नॉन नेटो एलाई, कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है उसका एक्सेप्ट पाकिस्तान, और कोई है नहीं। 2000 उन्होंने रोका था, ट्रंप साहब ने पहले अपने दौर पे उन्होंने 2013 में रोक दिया था, जो मिलिट्री रेट देते थे उनको $3 बिलियन का पर ईयर उन्होंने, क्योंकि वो 26 बिलियन हो चुका था, उसके बाद नहीं दिया। मगर अभी रीसेटिंग है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रीसेटिंग है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि देखिए जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके 4 दिन बाद वो अब पहले तो टेररिज्म, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म का उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है फ्रंटलाइन स्टेट बनाकर। अभी वो कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें 60% डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली की पूरी उसमें है। उन्होंने इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने मुनीर से बात किया है, उसके पाकिस्तान, और उस समय और कौन की इसने किया, उसमें वेटकॉफ ने किया। तो स्टीवन वेटकॉफ हैं जो वेस्ट एशिया के इंचार्ज हैं, अभी उनको वहाँ से भी, वहाँ एक जनरल को लगाया था यूक्रेन, कैलिटकॉफ को, उसको हटाया, उसको डाला, अब पाकिस्तान में लगाया। तो देखिए कितना बड़ा है, जो ट्रेड की बात कर रहे हैं। मतलब अब वो वेस्ट को, अमेरिका को पाकिस्तान में अभी भी कोई यूटिलिटी दिखाई देती है, मतलब आपका ये, और इसीलिए उसको वो चाहता है कि किसी तरह चलता रहे, बस वो छोड़ेंगे नहीं, ये आप सोच लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे सर इसकी। और आज रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल की भी बात की। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी इस्तेमाल हुई थी इस जंग में, अगर इसे हम कहें तो 4 दिन के, जानते हैं आप? बताऊंगा आपको कितनी मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागी गई थी, एक एयरबेस पर कितनी मिसाइल पड़ी थी, ये आपको मालूम है? ये एक पाकिस्तानी एयर मार्शल आपको बताएगा। और उस मिसाइल ने किन किन हथियारों को नष्ट किया, अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान के नष्ट कर दिए गए। पूरे सबूत एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमानों के साथ हम आज बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं, बयान दिए हैं। आज वो भुज में हैं और भुज में वहां उन्होंने बीएसएफ के, एयरफोर्स के और सेना के जवानों से आज मुलाकात की, उनको मिठाई खिलाई और भारत माता के खूब जयकारे लगे हैं। वहां उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर जो ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक भारत ने किया, इस पर उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में ही दिन का उजाला दिखा दिया। हमारे ब्रह्मोस की ताकत को अब पाकिस्तान भी मान रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। अब ये जो ब्रह्मोस की बात राजनाथ सिंह जी ने कही, इसके बारे में 2-3 बातें, फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूं। एक तो युद्ध के हालात में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान को ये बिल्कुल नहीं लगता था कि भारत ब्रह्मोस चला देगा उसके ऊपर। और ये बात उसने अमेरिका को बताई भी कि भारत हम पर ब्रह्मोस से हमला करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि सुधरा नहीं तो भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक 9 और 10 मई की रात, ये वो रात थी जब हमने उनके 13 एयरबेसेस पर हमला किया और वहां हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। और इस पूरे हमले में और भी हथियार इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज की गई, ये हमें इस बात की जानकारी। और ब्रह्मोस का जवाब पाकिस्तान के पास था ही नहीं। मतलब उसको आप ऐसा समझें कि उसको भनक भी नहीं लगी कि ब्रह्मोस उड़ी और उसके एयरबेस पर गिरी। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है, जिसको रडार पकड़ नहीं पाती। अभी एयर कमोडोर साहब आपको बताएंगे। लेकिन हम कुछ बोलें
उससे बेहतर है कि आप ये सुनिए कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। उनके एयरबेस पर कैसे मिसाइल आकर के गिरी, उनको बिल्कुल हवा नहीं थी कि ब्रह्मोस उनके ठिकानों पर आकर प्रहार करने वाली है, विध्वंस करने वाली है। और एक एयरबेस का जिक्र वहां के एक एयर मार्शल ने किया कि 4 मिसाइलें आकर के गिरी हमारे ऊपर, वहां हमारे लोग भी मारे गए और हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनका कौन सा सिस्टम तबाह हो गया, किस एयरबेस पर, खुद पाकिस्तान के एयर मार्शल से सुनिए। शब्दों पे गौर कीजिए आप, इनके एयर मार्शल बोल रहा है पाकिस्तान का रिटायर्ड, पहले एक मिसाइल आई, जूम, हमें पता नहीं लगा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर वो हमारे हैंगर पर जाकर के गिरा। हैंगर में खड़ा था एवैक्स बताएंगे आपको एयर कमोडोर साहब, आपने पहले भी जिक्र किया था कि इनके एवैक्स टूटा है। आपके ही चैनल में अगर हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसके अंदर जो हैंगर है भुलारी का, उसके अंदर उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी की जाती है और बहुत सारे टेक्नीशियन और इक्विपमेंट होता है। और आप ही के चैनल पे सौरभ जी ने यह प्रेडिक्ट किया था कि इसके अंदर जब भी मिसाइल इतने एक्यूरेटली हिट की है तो जरूरी है कि एक आधा एवैक जिसकी कीमत आज अगर वो खरीदने जाए तो $93 मिलियन है, यानी कि 800 करोड़ के करीब है। एक एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और साथ में कितने सारे टेक्नीशियन होंगे अंदर, ऑफिसर्स। कहते हैं हम बॉडी बैग्स नहीं गिनते, हमें यह दुख है कि उनके वीर जवान मारे गए, लेकिन मैं साथ में यह कहना चाहता हूं कि उनका एक स्क्वाड लीडर और 5 और उनके जो साथ थे टेक्नीशियंस वो मारे गए, और साथ में कितने सारे उसमें घायल हुए इसका तो नंबर भी हमें नहीं पता। पाकिस्तान के लिए यह अटैक बहुत ही घातक था। लेकिन इस मिसाइल के लिए 1-2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा। यह सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुत कम ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं जो एयर एनवायरनमेंट में रहते हुए सुपरसोनिक है, और ब्रह्मस एनजी की स्पीड 3.5 माक है, और अगर इसको हवा से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी रेंज 450 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि भारत के अंदर रहते हुए इस मिसाइल का बहुत ही लो RCS है, रेडार सिग्नेचर है, और जब ये जमीन के पास 5 से 10 मीटर उड़ती है तो उनका कोई भी रेडार नहीं है जो उसको पिकअप कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने कहा शायें आई और सब कुछ तबाह और बर्बाद करके चली। एयरबेस से ज्यादा प्रोटेक्टेड जगह क्या हो सकती है सर, जहां आपका इतना महंगा इक्विपमेंट, पूरा रेडार एवैक जहां पर आपका रखा हुआ है जी, और वहां वो खुद ही कह रहे हैं एक के बाद एक मिसाइल आके गिरती रही और हम कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, इससे एक तो चीज बहुत क्लियर हो गई है कि ब्रह्मस मिसाइल का कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। ना उनके रेडार इसको पिकअप कर पाते हैं, ना उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, और जो एक एयरफील्ड होती है वो लेयर डिफेंस भी होती है, यानी कि बाहर लॉन्ग रेंज भी एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, मीडियम रेंज भी और शॉर्ट रेंज भी। सबको ये धोखा देते हुए आती है, ऊपर चढ़ती है और टॉप अटैक करती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भारत इस समय $375 मिलियन की सेल कर रहा है फिलीपींस को, लेकिन साथ साथ में जब ये अटैक हुए और इसका सक्सेस दुनिया ने देखा, इतने सारे लोग हमसे इसके बारे में पूछने लग गए हैं। बहुत देश है, बहुत देश है। 81 कंट्री। तो ये ब्रह्मोस की काबिलियत है। और एक जोक और चल रहा है ना कि अमेरिका जो है वो अपने किसी खुले जंगल के अंदर जो है वो अपने वेपन्स टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है। रशिया जो है अपने स्नो फॉरेस्ट के अंदर टेस्ट करता है। पाकिस्तान अपने हथियार, भारत अपने हथियार पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करता है। सिन्हा साहब, ब्रह्मोस और 15 ब्रह्मोस मिसाइलें चली हैं उस एक रात। देखिए सौरभ, ब्रह्मोस के पहले भी आपके ही चैनल में आपने ही कवर किया है कि इसकी 3 तरह से हम इसकी मार करते हैं। या तो पृथ्वी टू पृथ्वी, शायद वो कह रहे थे सरफेस टू सरफेस, और हमारे पानी से और एयर से। एयर की जो है मार करने की क्षमता 500 किलोमीटर की है जो हमारी है, और 3 मैक्स से जाती है। और जो एनजी है वो है 290 किलोमीटर जो हम बाहर बेच रहे हैं। केवल 290 किलोमीटर का जो आर्मी यूज़ करती है और जो नेवी यूज़ करती है 800 किलोमीटर की उसकी रेंज है, 800। और नेवी उसको 2 तरह से करती है, सबमरीन के अंदर और उस सबमरीन के कोई भी शिप के ऊपर से, तो उसका 800 किलोमीटर है। पूरी पाकिस्तान की जो डेप्थ है वो तकरीबन माना जाता है 900 किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए, कहीं भी आप उसको ये मिसाइल कहीं भी पहुंच सकती है, कहीं भी, और वो उसको रोक नहीं सकता। पहले एक बात देखिए, ये क्रूज मिसाइल है, ये क्रूज और क्रूज सुपरसोनिक। ये जो गति है साउंड की गति से 3.5 अटेंड कर, जब सर्विस से चलती है तो केवल उसको 10 मीटर ऊपर, और वो भाई बताया था हक कर, जैसे ये है इसको ऐसे जाएगी, को पकड़ के चलती रहती है। बिल्कुल जमीन को पकड़ के इसकी सिग्नेचर को पकड़ना 0 है, खास करके जब आप ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन से या नेवल शिप से फायर करते हैं।
एयर वाले में एयर में आपको जाना पड़ता है ऊपर, और उसके बाद ये फायर करते हैं, तो चांसेस है कि पकड़ ले शुरू में जब लॉन्च होती है। मगर जमीन से जब फायर होता है तो इसको पकड़ना जीरो है, नामुमकिन है। क्योंकि वो भी ऊपर से वो डाइव करती है पहले, फिर वो जमीन के साथ चलती है, जैसे इन्होंने किया अपने इलाके से। एयर से भी सर नहीं कर सकती, नहीं क्योंकि कर सकती, यानी- उसका रेडार सिग्नेचर बहुत ही लो जीरो होता है, है, जीरो है। स्टेल्थ हाँ। मिसाइल के करीब आ दूसरा क्या है जाती है। कि जो एयर का है हमारा प्लेटफॉर्म, दैट इज Su-30 को कॉन्फ़िगर किया गया है हमारे ये ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, और ये दो प्रकार का फ्यूल इस्तेमाल करती है, रॉकेट एंड रैमजेट। और ये पहले रॉकेट का बूस्ट होता है, उसके बाद वो रैमजेट में चलती है। रैमजेट जरा गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ऐसी टेक्निक भारत के पास है। हाँ जी सर, बिल्कुल आप बिल्कुल प्लीज कंप्लीट करें। ये मैं बता रहा हूँ, जो सुपरसोनिक स्पीड ये पकड़ता है, ये इसी कारण से पकड़ पाता है कि इसके अंदर दो हमारे जो मोटर्स हैं, एक रॉकेट मोटर लगती है जो उसको पहले उस मैक्स स्पीड में लेके जाती है, और फिर रैमजेट उसको और बूस्ट करके ले जाता सर है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इससे बड़ी क्या बात है कि पाकिस्तान को, अमेरिका को जाकर ये कहना पड़ा कि रोकिए रोकिए भारत को, वो ब्रह्मोस चला देगा। बिल्कुल वो इतना डरा हुआ था ब्रह्मोस से। बिल्कुल। अभी इसके बाद पाकिस्तान को ये लगा उसके पास कोई तोड़ नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, उसके रडार फेल हो गए हैं, उसका HQ-9 जो चाइना से लिया वो फेल हो गया है, उसके और जितने काउंटर एयर वाले इनके आधारित थे सारे फेल हो गए। और ये हमने दर्शा दिया कि हमारे पास जो वेपन सिस्टम है उसको ये ना रोक पाएगा ना उसको भेद पाएगा, और उसके कारण फिर ये डरे। और दूसरा क्या है, जो एवाक ही उनका मारा गया, जो एक अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद एयर डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म हो गई। अरे कितने एक देश के पास, पाकिस्तान जैसे देश के पास कितने एवैक्स होंगे? उनके पास 10 एवैक्स हैं, जिसमें से अब एक तो हट गया है। ओके। उनके 6 एरियाई सिस्टम है, यानी कि वो प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है, और वो वाले जो होते हैं ना, उसका एसएस एक रेक्टेंगुलर एंटेना होता है, तो इससे वो 250 से 270 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन जो एक और उनके पास सिस्टम है ZDK-03, जिसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है गोल वाला, उससे वो चारों तरफ देख सकता है, और साथ में 400 किलोमीटर के करीब रेंज है। लेकिन ये इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास S-400 है। ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर आता है तो S-400 की रेंज में आ जाता है। और वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट खोया पाकिस्तान ने। वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट खोया। इनके पास यही एक छोटी सी एज थी पाकिस्तान के पास हमारे ऊपर। हमारे पास 6 एवैक्स हैं, उनके पास 10 थे, लेकिन उसमें से अब एक और कम हो गया है, और हो सकता है कि औरों पे भी डैमेज हुआ हो। अब आप देखें साहब, सीज फायर की बात करते हैं। जो रक्षा मंत्री ने कहा ना कि कोई सीज फायर शब्द तो भारत ने इस्तेमाल किया नहीं, विदेश मंत्री ने बताया सिसेशन ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री हॉस्टिलिटीज। तो अभी ये फिलहाल अगर आम बोलचाल के लिए इसको सीज फायर कह लें, ये पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है भारत से, और भारत तो खुल के कह रहा है कि तुम प्रोबेशन पर हो, कोई हरकत की तो हम दोबारा मारेंगे। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो इसकी दहशत में जी रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं कि भारत कभी भी हम पर दोबारा हमला कर लेगा। बिलावल भुट्टो को टेंशन है कि सीज फायर टूटी तो अब क्या करेगा भारत। पाकिस्तान के एक चैनल को इंटरव्यू दिया बिलावल भुट्टो ने और कहा कि सीज फायर हमें टूटने का बहुत डर है, सीज फायर टूटा तो क्या अंजाम होगा। और बिलावल भुट्टो ने सीज फायर जारी रखने को एक बड़े इम्तिहान की घड़ी बताया। कितने पैर पकड़ेगा पाकिस्तान और किस किस के पकड़ेगा। आप कह रहे ट्रंप साहब के लिए इम्तिहान है कि सीज फायर ये जारी रहे। दुनिया को, भारत को इस वक्त किसी की परवाह नहीं है। भारत केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है और हमने केवल पाकिस्तान का बिहेवियर देखना है। जैसा अभी रक्षा मंत्री ने कहा, प्रोबेशन पर हो, तमीज में रहोगे तो शांति में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कुछ अगर किया तो फिर तुम पे, आप जानते हैं कि भारत पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी चीज के लिए तैयार है। यह भी भारत ने साफ कर दिया है। ना हम आपकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में आने वाले हैं, और अब उनका जो पाकिस्तान को है वो किसी भी कीमत पर चाहते हैं सीज फायर चलता रहे, बस शांति रहे, भारत दोबारा हम पर प्रहार ना करे, भारत दोबारा हमको मारे ना। तो ये तो सर पाकिस्तान को खुद तय करना है ना, हमने तो शर्त लगा दी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान ने चीन की शय पे ये सारा कांड शुरू किया जो पहलगाम में इन्होंने करवाया, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत की इकनॉमिक तरक्की हो और भारत के अंदर चीन से निकल के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है वो किस तरह से रुक जाए। और चीन को मालूम है कि पूरे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर भारत एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है हर एक चीज़ के अंदर। तो वो उन्होंने क्या किया कि बाय प्रॉक्सी पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को एक जंग के अंदर धकेलने की कोशिश करी। लेकिन जब हमने दिखाया कि उसके जो चीनी हथियार थे वो सारे नाकामयाब हो गए, उनके सारे सिस्टम फेल हो गए और भारत उनके ऊपर हावी हो गया, तब चीन को भी समझ आया कि वो भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता। और मैं इसके लिए चीन को धन्यवाद बोलूँगा। अगर वो गलवान नहीं करता, हम तैयारी नहीं करते चीन के साथ ऑल आउट वॉर करने की,
और वो उसके कारण 2000 के अंदर जो कोविड के दौरान चीन ने किया, हमने पूरे अपने सिस्टम जो हैं उस लेवल पे लेके आए कि हम चीन के साथ डायरेक्ट 1-to-1 जंग कर पाएं। और उसी का नतीजा ये है जो पाकिस्तान के अंदर हमने एक अपना रिस्पॉन्स करके दिखाया। जी। चीन को अब समझ आ गया कि अगर उस समय गलवान के समय भारत के साथ उसकी जंग हो जाती, उसका भी यही हाल होना था। तो ये बिल्कुल उनको ठीक। समझ आ गया। आपने जो बात कही है, हम लोग कई मिलिट्री फॉरेन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की बातें सुनाते हैं, उनमें से एक ने यही बात कही थी जो आपने कहा। भारत ने जो किया ये मॉडल है पूरे विश्व के लिए मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का, मिलिट्री रेडीनेस का। आप कितने तैयार हैं? जो जनरल साहब कह रहे हैं हम चीन के मोर्चे पर भी तैयार हैं, और पाकिस्तान के मोर्चे पर कितने तैयार थे ये तो आपने 4 दिन के अंदर देख ही लिया। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डेस्परेट है किसी तरह, जैसे भारत के पास 100 से ज्यादा सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनमें दिखता है पाकिस्तान के अंदर क्या टूटा, क्या फूटा, कहां गड्ढा हुआ, कहां क्रेटर हुआ, कहां तबाही हुई, किस एयरबेस पर। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। तो अब वो उसको मैन्युफैक्चर करने लगे। पाकिस्तान में यह काम हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी यह है कि वो मैन्युफैक्चर्ड झूठा एविडेंस उनका विदेश मंत्री जाकर के पार्लियामेंट में दिखा देता है, और पाकिस्तान का यह अखबार उसका फैक्ट चेक कर देता है कि नहीं नेताजी आप गलत बोल रहे हो, यह झूठी खबर है। बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं आज कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत सख्त और साफ बातें कह दी और भारत की जो अब नई पॉलिसी है वो दुनिया के सामने रख दी। अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार उसके पास सुरक्षित नहीं है, IAEA उन्हें अपनी निगरानी में ले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान केवल प्रोबेशन पर है, हम उसका अच्छा बिहेवियर चेक कर रहे हैं, अगर ये सलीके से रहेगा तो ठीक, वरना ये कहा उन्होंने कि अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर दिखा देंगे पाकिस्तान। दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात जो रक्षा मंत्री ने कही कि ये IMF ने जो पाकिस्तान को $1.5 बिलियन के लगभग दिया है अभी लोन, अभी जो उसको बेल आउट दिया है, ये वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी हाफिज सईद को, जैश ए मोहम्मद के चीफ को 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो वो अभी से अपने आतंकवादियों को एक बार फिर खड़ा करने में जुट गया है। तो ये पैसा IMF का क्या इनडायरेक्ट टेरर फंडिंग नहीं है? और भारत पहली बार ये कह रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के लिए, IMF जैसी एजेंसी के लिए, कि पाकिस्तान को पैसे देना बंद करो, वो हमारा और तुम्हारा पैसा आतंकवाद को बढ़ाने में लगा रहा है, इस दुनिया देख रही है, कब जागोगे? तो ये आज रक्षा मंत्री की बहुत बड़े पॉइंट्स थे। लेकिन आपको दिखाता हूं पाकिस्तान क्या कर रहा है इस बीच में। पाकिस्तान की सरकार पूरी दुनिया के सामने सिर्फ अपनी किरकिरी करा रही है। पाकिस्तान के एक झूठ से कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हंसी उड़ाई जा रही है आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार। इन्होंने एक अखबार की क्लिपिंग दिखाई अपने पार्लियामेंट में, एक ब्रिटिश अखबार की क्लिपिंग, टेलीग्राफ की, और उस क्लिपिंग में ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स किंग ऑफ द स्काईज, ये ऐसा उसमें लिखा हुआ था। और ये गए अपना पार्लियामेंट के अंदर, देखिए देखिए आप तो दुनिया का इतना बड़ा अखबार कह रहा है कि पाकिस्तान आसमान का बादशाह है, पाकिस्तान किंग ऑफ स्काईज है, और हमारी फिजाया ने ये कर दिया, हमारी एयरफोर्स ने वो कर दिया। और तभी आता है इनका एक बड़ा रिप्यूटेड अखबार डॉन, और वो कहता है कि ये फेक है, ये खबर फेक है। जो हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट में जाके कह रहा है वो AI जेनरेटेड है। और इसका फैक्ट चेक फिर भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने भी कर दिया और कहा कि ये पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री एक फेक न्यूज को अपनी पार्लियामेंट में दिखाता है, अपनी एयरफोर्स की झूठी पीठ थपथपाता है, वाहवाही करता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के नेता नेता जो हैं वो कैसे हैं, इनको क्या जानकारी होती है, कितनी गहराई है इनमें। एक फेक न्यूज को उठा करके इशाक डार अपनी पार्लियामेंट में दिखा रहा है और वाहवाही कर रहा है अपनी एयरफोर्स की, और उन्हीं का पाकिस्तान का एक बार फैक्ट चेक कर देता है कि ये खबर तो फेक है, ये झूठी खबर है। भारत ने भी उसका फैक्ट चेक किया है। जरा सुनिए जब ये मंत्री जी क्या बोले थे। अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज तो पता नहीं है, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ फेक न्यूज तो पाकिस्तान वाले बन चुके हैं। कोई टक्कर नहीं इसमें इनको। दुनिया की सारे झूठ मैन्युफैक्चर करना, सबूतों के तौर पर वीडियो गेम की क्लिपिंग दिखा देना कि ये देखो हमने भारत का जहाज फंसा लिया था, और अब ये है जी। दत्ता साहब, पहले इन्हीं की बात हो जाए। और ये उप प्रधानमंत्री फॉरेन मिनिस्टर है जो बोल रहा था। बिल्कुल, देखिए ऐसा पाकिस्तान एक बिल्कुल फेक नकली मुल्क है जो बेशर्मी की हद टाप चुका है, जो कोई भी कार्रवाई करने के बाद उसको बोलेगा हमने किया नहीं। वो अलग उदाहरण आप शुरू से देखते चले आइए।
और कारगिल में भी जब इनके सैनिक मारे गए वहाँ ये बोलते रहे पहले वो मुजाहिदीन हैं, और इनके जो NLA के जो अफसर और जवान मरे हुए उनके विद आइडेंटिटी कार्ड हमने बोला भाई ले लो, कहते साहब ये तो हमारे है ही नहीं। ये ऐसा मुल्क है, एक बेशरम मुल्क है जिसको कोई मतलब गैरत ही नहीं है। और अभी ये जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि हम तो अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई हैं, आप अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द बंकर हो, आप बंकरों में छुपे हुए हो, आपकी एयरफोर्स टेक ऑफ नहीं कर सकती है, आप हमारी मिसाइल को नहीं रोक सकते हो, आप हमारे ड्रोन्स को नहीं रोक सकते हो। तो ये आपको शर्म आनी चाहिए। और ये जो आप फेक न्यूज़ चलाते हैं सर, तुकबंदी हमें भी करनी चाहिए ना, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई नहीं, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द लाई। लाई एब्सोल्युटली, स्काई नहीं है, लाई। एक चीज जोड़ो, यदि हम कहते हैं हमारे फौज में पेपर टाइगर, हाँ, जो उसको लायन कहते हैं, पेपरों में वो हैं। इसको देखिए, मैं इसको समझाने की चेष्टा करता हूँ। जिसके पास 84 F-15 हो, 84 J-17 टॉप नॉच हैं ये दुनिया के पेपरों में, J-10 40 उनके ये हैं, वो कर रहे हैं, HQ-9 HQ-16 सारे रडार सिस्टम साल टॉप नॉच है पेपरों में। उसको आपने हमारे एयरफोर्स ने धाराशाही कर दिया। वो कहते थे ना हमारे गीदड़ हैं, कागजी शेर है, मतलब इनके सारे हथियार कागजी शेर हैं, पेपरों में बहुत आगे हैं, कोई इसमें शक नहीं है। आप बाल साहब इसकी बात सर मैं आगे भी करता हूं। ये आपने देखा, ये तो एक बात हुई कि ये कैसे किंग ऑफ द स्काई नहीं, किंग ऑफ द लाइज हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा आइए बस्ट करते हैं आज पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा भारत के हमने 3 रफेल मार दिए, 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, सुना था आपने? और ये पाकिस्तान के ही और जो जर्नलिस्ट थे ये दुनिया के अखबारों में लिख रहे थे वही झूठी खबर, और दुनिया के बड़े बड़े अखबार उसको कैरी कर रहे थे। और जब सच्चाई पता चली उन्हीं अखबारों को, वॉशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, तो उन्होंने सच खुद लिखा ना, हमने आपको दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा भारत ने 6 एयरबेस उड़ा दिए पाकिस्तान के, तस्वीरों के साथ दिखा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा पाकिस्तान की कार्रवाई का या हिंदुस्तान को हुए नुकसान का कोई प्रूफ नहीं है, भारत ने प्रूफ दे दिया। ये दोनों अखबार लिख रहे हैं। विदेशी मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं क्लियर कट विक्ट्री इंडिया की, इसमें कोई शक नहीं। एक विदेशी एक्सपर्ट कह रहा है पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम दबाकर सीज फायर मांगने के लिए अमेरिका के पास भागा क्योंकि उसको खतरा था भारत उसके न्यूक्लियर हथियारों पर बम गिरा देगा। ये दुनिया ने कर लिया ना, तो दुनिया की आंखें खोल गई, लेकिन पाकिस्तान की नहीं खोल सकती क्योंकि पाकिस्तान ने अपना सर मिट्टी में दबा रखा है। इसलिए पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि वो सच देखे और अपने लोगों को बताए। अब मैं राफेल की सच्चाई आपको बताता हूं। राफेल गिर गया साहब, भारत का राफेल गिर गया। इतना महंगा, इतना मॉडर्न जहाज भारत ने लिया था। भारत के राफेल फाइटर जेट को लेकर दुनिया भर में जो कहा गया वो भी फेक न्यूज थी। दावा था पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के फाइटर जेट्स की मदद से राफेल विमान को गिरा दिया, और इसका सबूत ना पाकिस्तान आज तक दे पाया, ना दुनिया में कोई और प्रमाण इसका मिल पाया। अरे भाई, जब एयरबेस की तस्वीर सैटेलाइट से आ गई तो जहाज गिरा उसकी तस्वीर नहीं होगी क्या? कहां है तस्वीर? फिर दूसरा नैरेटिव गढ़ा गया। अब इसको लेकर एक बार यूरेशियन टाइम्स ने यह कहा है कि सच्चाई यह है कि भारत का कोई जेट क्रैश नहीं हुआ, और जिस तस्वीर को क्रैश हुए राफेल की फोटो बताया जा रहा था जिस वक्त आप देख रहे हैं, इसका फैक्ट चेक हो चुका है। यह एक मिराज 2000 जेट की कई साल पुरानी फोटो है, और एक दूसरी तस्वीर भी दुनिया भर में घुमाई गई जिसमें दावा किया गया कि विमान का मलबा है, राफेल का मलबा है। लेकिन यूरेशियन टाइम्स ने दिखाया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी उस पर लिखा है 1984। उस वक्त तक राफेल की पहली टेस्ट फ्लाइट भी नहीं हुई थी। कहां से आ गया फिर राफेल? फिर अभी एयर कमोडोर साहब आपको बताएंगे कि ये जो मलबा दिख रहा है ये जहाजों के नीचे फ्यूल टैंक होता है जो अपना वजन कम करने के लिए एयरक्राफ्ट पायलट कई बार जो है उसको रिलीज कर देता है, वो फ्यूल टैंक है जो आपको इस वक्त दिखाया जा रहा है। तो ये फेक नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो जवाब है कि अपने हथियारों को दरअसल बाजार में बेचने के लिए कई देश ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हवाई दे रहे हैं कि साहब अगर अमेरिका का विमान या चीन का विमान ये फ्रांस के विमान को गिरा सकता है तो फायदा किसको होगा? इन्हीं देशों को होगा। उनके हथियारों की बिक्री बढ़ेगी, और राफेल जो कंपनी बनाती है उसको इसका नुकसान होगा। तो ये सारी लड़ाई हवाओं की नहीं थी, ये सारी लड़ाई देशों की इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की थी, अपने हथियार को दुनिया का बेहतर हथियार बताने के लिए थी। भाई कमोडोर साहब बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1984 की आपने बात करी, तो जो सबसे पहले टाइम ऑपरेशनल उड़ानें हुई हैं रफाल की वो तो 2002 में हुई है,
और उसके बाद ही हमने डिसीजन लेना शुरू किया था, आपको याद होगा 2008 और 10 के बीच में, कि रफाल जहाज हमको खरीदना चाहिए। और ये जो पिक्चर आप दिखा रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, जिसे हम ड्रॉप टैंक यानी कि फ्यूल टैंक, ये लगे होते हैं जहाज के साथ उनकी रेंज बढ़ाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई मैल फंक्शन हो या फिर जहाज में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको रिलीज कर देते हैं, और जब वो गिरता है जमीन पे इसी तरीके से टूटा या डैमेज दिखता है। तो ये जहाज नहीं है, ये फ्यूल का ड्रॉप टैंक है। ये 490 लीटर का हो सकता है, 800 लीटर का हो सकता है, इसलिए ये काफी बड़ा होता है। और अगर ये कहें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर। शुरू में ये प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, 65 का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो, इनके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट थी, वेस्टर्न ऑपरेशनल टैक्टिक्स थे, और इनके पायलट्स जो है अच्छी तरह ट्रेन होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से ये आतंकवाद के साथ लिप्त हुए हैं और जब से इनका ट्रांजिशन शुरू हुआ है वेस्टर्न इक्विपमेंट से चाइनीज इक्विपमेंट पे, और अगर आप देखें इनका मेजर जो ज्यादा नंबर के जहाज है वो तो JF-17 है, जिसके 7 स्क्वाड्रन है, 150 जहाज है। तो 318 में से अगर 150 जहाज तो आपके JF-17 है, या फिर J-10 है, या उनके पुराने F-7PG जो चाइनीज ओरिजिन के। तो ये इक्विपमेंट जो है 81% आज जो आर्म्ड फोर्सेस की इक्विपमेंट है चाइना की, वो चीन से आती है। और चीन की इक्विपमेंट, रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी के बारे में सारी दुनिया जानती है। ऊपर से पाकिस्तान क्योंकि अब इतना लिप्त हो गया है आतंकवाद के साथ कि, और न्यूक्लियर वेपन को दिखा दिखा के, कि इनकी प्रोफेशनलिज्म बहुत कम हो गई है। और आज वो पाकिस्तान की एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेबल नहीं है। आपने खुद देखा किस बुरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने उसको डिस्ट्रॉय किया है, ग्राउंड पे भी और हर जगह पे, और उनके ड्रोन्स को कैसे एयर पे भी डिस्ट्रॉय किया है। तो ये बात अब मैं ये खबर इसलिए आपको बताना जरूरी था कि राफेल को लेकर के जितना प्रोपेगेंडा हुआ दुनिया में, कहीं आप में से कोई उसको सच ना मान ले। कोई राफेल नहीं गिराया पाकिस्तान ने हमारा, और ये दुनिया के अखबार लिख रहे हैं कि कहीं इस राफेल के क्रैश होने की कोई सबूत नहीं है। मुझे याद आ रहा है वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऐसे ही इस खबर को पहले उठा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के ऑथर ने वो खबर लिखी थी तो उन्होंने छाप दी। लेकिन बाद में उन्होंने भी ये लिखा है, देयर इज नो प्रूफ ऑफ इंडियन जेट्स क्रैशिंग। कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। पाकिस्तान गाता रहे 2 गिरा दिए, 4 गिरा दिए, आप अपने मन में कुछ भी बोलते रहो। वेयर इज द प्रूफ? कहां है सब? सौरभ, ऐसा है कि भारत सर, मैं आ गया बस आपके पास। सर देखिए सौरभ, जब आप किसी प्लेन को, और इतने बड़े प्लेन को, उसमें फ्यूल बहुत होता है और वो जलता है, और 80% सैटेलाइट वर्ल्ड की आपको जब वहां इस बैटल को देख रही है तो आपको तो ऐसा दिखाई देगा कि आग लगा हुआ है पूरा विश्व। आपको, आपने एक उनको गिराया फतेह 2, आपने 2 मिनट में दिखा दिया कि ये देखिए यहां गिरा हुआ है। बिल्कुल सही। आपने PL-15 दिखा दिया। देखिए मोबाइल सबके पास में है। यदि आपने जैसे मारा वहां पर जाकर के रावलपिंडी के बेस में, आपने चकलाला में देखा था ना, वहां का एक बंदा दिखा रहा है कि एक प्लेन आया, गिरा दिया, 4 गिर रहे हैं, और वैलिडेट हुआ। आज के दुनिया में ट्रांसपेरेंसी इतनी है जो संजय के समय महाभारत में हुआ करते थे। आप इसको रोक नहीं सकते। अब एक और बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं, आप ये देखिएगा जरा, भारत कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमैटिकली गर्दन पकड़ रहा है। पाकिस्तान को सांस नहीं लेने देना, उनकी सेना को। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से बात की है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। और दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और गुरुवार शाम को हुई इस बातचीत के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उन्होंने अफगान लोगों के साथ पारंपरिक दोस्ती और अफगानिस्तान की विकास की जरूरतों की चर्चा की है। और बिना पाकिस्तान का नाम लिए जयशंकर ने पोस्ट पर लिखा कि झूठी और निराधार रिपोर्ट्स के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशें हुई, लेकिन भारत अफगानिस्तान के रुख का स्वागत करता है। दोनों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट के जरिए कारोबार, अफगान कारोबारियों और मरीजों को वीजा और भारत की जेलों में बंद अफगान कैदियों के मुद्दे पर भी बात हुई है। आपको बता दें, हाल के दिनों में पाकिस्तान में खबरें फैल रही थी और उनका मीडिया दिखा रहा था कि भारत में जो पहलगाम का हमला हुआ वो अफगानिस्तान ने कराया था। पहलगाम का हमले में अफगानिस्तान का हाथ था, ये उन लोगों ने, कई लोगों ने बोला। लेकिन अफगान सरकार ने
खुद इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताया और ये सरासर झूठी खबर बताई, और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से बात की। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार ये फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर पहली बार इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बात हुई है। और पाकिस्तान तो अभी तो अफगानियों ने उसको भी परेशान कर रखा है दत्ता जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान जो है, जो अफ़गानिस्तान के भरोसे बैठा था कि हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ बन गई, अफ़गान तो अब हमारे साथ ही रहेंगे, हमने इनको आज़ादी दिलाई, हमने अमेरिका को भागने में इनका मदद किया, वो उस अफ़गानिस्तान ने इनका झूठ पकड़ लिया। अफ़गानिस्तान को भी पता चल गया कि पाकिस्तान एक झूठा मक्कार देश है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका को खबर देता था अफ़गान लोकेशंस के बारे में, उनको मरवाता था और यहाँ पैसे लेके और उधर से अफगानों को इनके साथ लड़वाता था अमेरिकन के साथ में। तो आज के दिन में अफगानिस्तान को ये पता चल गया है भारत एक मित्र देश है, भारत उनकी तरक्की खुशहाली की तरफ उनकी मदद करेगा और भारत का और कोई इंटरेस्ट नहीं है एज अ गुड नेबर। तो आज के दिन में जो पाकिस्तान गलत अफवाहें फैलाता है, कुछ करता है, उसको कोई यकीन नहीं करता है। बिल्कुल, अफगानिस्तान ऐसा करके उसने भारत अफगानिस्तान को और नजदीक ला दिया। बिल्कुल नजदीक लाया। और जो तालिबान है वो डोरन लाइन को तो मानते ही नहीं है और वो डोरन लाइन को ग्रेटर अफगानिस्तान बना के टीटीपी को उसमें शामिल करेंगे और पाकिस्तान का अंत होना ज़्यादा दूर नहीं है। बलूच लिबरेट, मैं तो अमेरिका को बोलूँगा साहब आप बलूचिस्तान को लिबरेट करा दीजिए, आपको स्ट्रेटजिक जगह मिल जाएगी, आपको पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उधर ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी है और इधर पाकिस्तान को भी। इस पर हम आगे और बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया ताकि हम इधर से भी परेशान रहे, इधर से भी परेशान रहे। हमने अफगानिस्तान से हाथ मिला लिया, यहाँ तो हम तेरी सेवा करेंगे, तुझे बताएंगे हम कौन है, उधर से अब तेरे को अफगानिस्तान बताएगा। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इंडिया टीवी पर। आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान का इलाज करने के बाद और पाकिस्तान को अभी अल्टीमेटम पर रखा हुआ है, प्रोबेशन पर, उसके बाद हम उसकी घेराबंदी कैसे कर रहे हैं। हमने आपको दिखाई थी खबर, भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की और ये पहली बार इस स्तर पर बातचीत हुई है क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में ये भी झूठी खबरें चलाई गई थी कि इसमें पाकिस्तान तालिबान का मतलब अफगानिस्तान तालिबान का हाथ है, अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों का हाथ है पहलगाम का हमला कराने में, जबकि ये सीधा सीधा हमला टीआरएफ ने कराया था जो कि लश्कर तैयबा का बस एक्सटेंशन है। अब इसके बाद विदेश मंत्री की अफगानिस्तान की विदेश मंत्री से बात होना क्यों महत्वपूर्ण है? आप ये जानते हैं, हम कहते हैं पीओके हमारा है तो हमारी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, वहां पर हमारी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। पीओके क्योंकि अफगानिस्तान से लगता है तो हमारा असल बॉर्डर तो अफगानिस्तान के साथ भी है, 210 किलोमीटर का भी मुझे बताया हमारे साथियों ने। अब जब हमने ये कहा और हमने अफगानिस्तान से बात की तो पाकिस्तान को इस बात का पक्का यकीन हो गया कि भारत अब पीओके लेकर के रहेगा। हमने कहा हम आप बात करेंगे तो केवल पीओके लेने पर करेंगे और भारत पीओके को अपने हाथ से जाता हुआ देखकर अब पाकिस्तान ने एक नया दांव चला। कमजोर आदमी ऐसा करता है। दरअसल हिंदुस्तान दो टूक कह चुका है पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। इसके बाद अब पाकिस्तान ने इस मसले में चीन की एंट्री कराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने कहा कि कश्मीर विवाद में सिर्फ भारत और पाकिस्तान केवल दो पार्टी नहीं है, इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, वो है चीन का। और ये पहली बार है जब इस पूरे विवाद में पाकिस्तान ने चीन का सहारा लिया है। ये एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस आईएसपीआर के जो महानिदेशक हैं अहमद शरीफ चौधरी, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। मतलब पाकिस्तान को डर है कि भारत वाकई पीओके लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है और इसलिए अब वो कह रहा है कि चीन भी इसमें बराबर का शरीक है, हिस्सेदार है पीओके का। और कैसे आ जाता है चीन पीओके में, आप पूछेंगे। ये पाकिस्तान ने ही तो जो 47-48 में पीओके में अपने कबायली भेजकर और उसके बाद अपनी फौज भेजकर पीओके जितना है अभी इसने कब्जा किया, उसके बाद इसमें से एक हिस्सा इसने चीन को गिफ्ट कर दिया, चीन को दे दिया। और अब ये और शाक्सकम वैली, और अब कह रहा है कि ये बायलैटरल मामला नहीं है, इसमें चीन भी एक पार्टी है। इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझें कि दरअसल पाकिस्तान डरा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि इसमें चीन को भी अगर पार्टी बना लिया जाए किसी तरीके से तो भारत पीओके लेने के लिए हम पर हमला नहीं करेगा। कॉमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है
और वो ये बात का फायदा उठाना चाहता है कि चीन ने $62 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है सीपैक कॉरिडोर के अंदर, और बहुत सारे डैम और दूसरे रोड और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है, जिसमें से $26 बिलियन का से ऊपर का लोन तो वो पाकिस्तान को दे चुका है। तो उनको अब ये लगता है कि क्योंकि चीन ने इन्वेस्ट किया है इस कॉरिडोर के अंदर, जिसका काफी हिस्सा जो है पीओके के अंदर से गुजरता है, तो अगर मैं चीन को भी इन्वॉल्व कर लूं तो शायद भारत अटैक ना करे। लेकिन यह दूसरी बात है, अगर सपोज वहां के लोग खुद जो तंग आ चुके हैं इस समय, पीओके के लोग जिनको बिजली नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, गेहूं की शॉर्टेज है, और साथ में उनका लैंड भी काफी हिस्सा जो है चीन के सीपैक कॉरिडोर पे चला गया है, और वहां के जो लोगों से बातचीत होती है तो पता चलता है कि कितने दुखी है वो इस डबल ट्रीटमेंट से पाकिस्तान की। अगर वो उठ के खड़े होते हैं तो चीन फिर क्या करेगा। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अफगानिस्तान का उन्होंने झूठ और विस्परिंग कैंपेन शुरू किया था ताकि हम दोनों देशों के बारे में डिफरेंसेस बढ़े, ऐसे समय में हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। हम तालिबान से भी बात कर रहे हैं, तालिबान से वापस, और पहली बार मुताकी से ऑफिशियल लेवल पे बात हो रही है। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो वो हमसे मांग रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा वीजास दे बिजनेसमैन को, और साथ में जो उनके मेडिकल के लिए आते हैं यहाँ पे उन लोगों को, और उनके कुछ प्रिजनर्स हमारे जेल में है तो उनको छोड़े। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके प्रोजेक्ट चाहे उनका डैम है या फिर जो जलांश से लेके डेलारम की रोड 218 किलोमीटर की हमने बनाई, और काफी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर ईरान की न्यूक्लियर डील हो जाती है जैसे कि ट्रंप बता रहे हैं, तो हम वहां से और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लिंक कर सकते हैं सेंट्रल एशिया से और रशिया के साथ, और इवेंचुअली यूरोप के साथ। ये हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, आईमेक तो अभी शुरू हुआ है, इससे पहले INSTC भी प्रोजेक्ट था, और उसमें हमको बहुत बड़ी मिलेगी, और खासकर अगर अफगानिस्तान हमारे साथ है और उधर से ईरान का प्रतिबंध हट जाते हैं। हम अफगानिस्तान से संबंध बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है पीओके में चीन भी पार्टी है। सिन्हा साहब, देखिए, हमारा अफगानिस्तान से बहुत पुराना संबंध है और उसके ऊपर में हमने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं ना, काबुली वाला आया, पिक्चर तक बनी हुई है। तो ये हमारा एक बहुत आत्मिकता संबंध है, और वो वहाँ पर मानते हैं लोग, वो मानते हैं कि पूरे विश्व में कोई सच्चा दोस्त है तो भारत को मानते हैं। अभी आपने कहा पीओके को लाना, देखिए पीओके को कैसे लाया, और बहुत 63 में 1963 62 की लड़ाई हुई, अक्साई चिंलिया 38,000 किलोमीटर, फिर वहाँ सस्काम वैली 7,135 किलोमीटर का एक जगह है, वो पूरा का पूरा जो खराकुरम पास से लगता है पाकिस्तान ने दान दे दिया। 60 के दशक में हम लोग बात कर रहे हैं, आपके दर्शकों को समझ, हमने इंडस वाटर ट्रीटी की थी 60 के दशक। 63 में जब ये कार्रवाई हुई तो बहुत आवाज उठी थी हमारे मिलिट्री से भी कि ये आप इसके एवज में आप कहिए कि उसको वापस करें, मगर वो नहीं माना। और देखिए आज तो हमारे लिए नासूर बन गया। इसके अलावा 2015 में सीपैक पहले नहीं आया था, सीपैक 2015 का है, शी जिनपिंग का है ये। उस समय भी भारत इसको नहीं दिया, BRI का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उन्होंने बताया 5 रोड, मेजर रोड एंड बेल्ट, उसका पहला प्रोजेक्ट ये, वो कि फेल हो गया। उस समय भी क्योंकि हम लोग से बातें होती थी तो हमने कहा था ये कभी भारत करने नहीं देगा। बलूचिस्तान इज गॉन, 44% ऑफ द पाकिस्तान लैंड इज बलूचिस्तान, जो कि वहां से गुजरता है। आप खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहां से एक लाइन आती है काबुल रिवर, काबुल डैम है, काबुल डैम है, काबुल रिवर, वो उसका जो ड्रेनेज है वो इंडस के साथ आता है, वो ऐसे आती है। उसमें भारत ने डैम बनवा दिया है, अभी उसके पानी को मोड़ेगा। जो हम लोग पानी रोके हैं वो भी पानी मतलब सवाल यह है कि क्या जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पीओके के मसले पर बचने के लिए चीन को इन्वॉल्व करो किसी तरीके से, आपको लगता है चाइना, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप सबने बता दिया, वो तो बात सही है, बट चाइना क्या इस विवाद में बनना चाहेगा एक पार्टी? बिल्कुल, देखिए ऐसा चीन का इसके अंदर कोई रोल नहीं है ना। अगर आप 1947 का भी जो UN रेजोल्यूशन, जब हमारे प्रधानमंत्री गए UN में, उसके अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है। उसका सिर्फ मसला है भारत पाकिस्तान का। उस समय जो उन्होंने क्लोज रखे थे कि किस हालात में जो एक रायशुमारी होगी उधर पीओके के अंदर, यहाँ JNK के अंदर, वो सारे मुद्दे ख़त्म हो गए। उसके बाद में 71 की जंग के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर वो जो पहले वाले जितने मसौदे थे वो सारे नल एंड वॉइड हो गए।
आज के दिन में पाकिस्तान चीन को घसीट के इसलिए ला रहा है कि सी पैक में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो चीन की है वो इफेक्ट हो जाती है। अगर किसी कारण से भारत पीओके को कब्जा कर लेता है या रिक्लेम कर लेता है तो सी पैक खत्म, चीन जो है उसका जितनी इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगी। और बाई चांस अगर हम BLA की मदद करें, बलूच की मदद करें, उनको आज़ादी दे दें तो वैसे ही सी पैक खत्म हो गया। और जहाँ तक ये चीन का सवाल था जो इन्होंने 62 की जंग के बाद कब्जा किया था, 59 के बाद जो ये लद्दाख का एरिया इन्होंने कैप्चर किया था वो अलग कार्रवाई है, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मुद्दा है भारत और चीन का। उसके अंदर पाकिस्तान चीन का कोई ट्राई, केवल पाकिस्तान का डर है जो दिख रहा है। डर है क्या? वो जान के घसीटना चाह रहा है उसको कि मैं भारत को बताऊं कि मैं अकेला नहीं हूं, चीन मेरे पीछे खड़ा। हमको पता है तेरा अंकल तेरे पीछे खड़ा है, हम तभी मारेंगे तेरे को। अब पाकिस्तान का इलाज करने के बाद अब उन देशों की बारी है जिन्होंने हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद की। किसी ने हथियार दिए, किसी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की, और यह पाकिस्तान दरअसल एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, टर्की बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामी कंट्रीज हैं। अजरबैजान का आर्मेनिया के साथ एक बड़ा युद्ध चला जिसमें अजरबैजान की मदद पाकिस्तान ने बहुत की थी, हमने आर्मेनिया की बहुत मदद की थी। अब किस तरीके से बॉयकॉट तुर्की अभियान भारत के अंदर चला वो जानिए आप। और ये बड़ा हमला हो रहा है तुर्की के ऊपर भारत की तरफ से। भारत सरकार ने तुर्की की एक कंपनी पर एक्शन लिया, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तुर्की की कंपनी सेलेबी। इसके साथ हमारे ग्राउंड हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे कई एयरपोर्ट्स के। वो हमारा जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का सिक्योरिटी का है उसने इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। मतलब केंद्र सरकार ने तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया। यह भारत में 9 एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं देती थी, इसका काम करती थी। भारत ने अब इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी, मतलब अब यह वहां काम नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बेटी का भी इस कंपनी में कुछ शेयर है। इसके अलावा राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की भी एक कंपनी है जो ड्रोन बनाती है, और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ किया। पाकिस्तान को समर्थन करने वाला दूसरा देश अजरबैजान है, इसका इलाज भी भारत ने शुरू कर दिया है। भारत ने अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया के नगार्नो काराबाख को समर्थन दिया, मतलब हमने आर्मेनिया की साइड ली, और आर्मेनिया को बिना किसी एडवांस पेमेंट के हमने हथियार भी सप्लाई किए हैं। तो हम पूरी तरीके से अजरबैजान के दुश्मन के साथ खड़े हैं। तुर्की की वो कंपनी जिसमें एर्दोगान के परिवार का भी हिस्सा बताया जाता है, उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हमने खत्म कर दिए। और ये जो कंपनी है सेलेबी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी जड़ें बहुत गहरी पहुंच गई थी भारत में, लेकिन भारत ने इसका साफ साफ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द करने के बाद और उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने के बाद भारत ने बता दिया है कि अब कोई ऐसा देश जो हमारे खिलाफ है, हमारे जो सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा की जरूरतों के खिलाफ है, हमारा साथ नहीं देता और जो हम पे हमला करता है उसका साथ देता है, तो हम उसके साथ व्यापार कैसे कर सकते हैं। ये 70 स्टेशंस पर दुनिया भर में सेलेबी यही काम करती है एयरपोर्ट का, और भारत में उनमें से 9 हैं, 9 एयरपोर्ट। तो आप अंदाजा लगाइए इसको कितना बड़ा झटका जो है इस कंपनी को लगेगा। और सेलेबी ने अपने बचाव में ये कहा कि हम तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, हमारा किसी एक देश से कोई लेना देना नहीं है। बचाव में उनको ये बात जो है कहनी पड़ रही है। और भारत के अंदर जो सर्विसेज देता है, ये व्हीलचेयर असिस्टेंस, रैम्प्स, पैसेंजर एंड कार्गो हैंडलिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ब्रिज ऑपरेशंस, एयरपोर्ट लाउंज मैनेजमेंट, ये इसके अलावा भी और बहुत सारे काम ये सेलेबी कंपनी भारत में कर रही थी। पहले ये मुंबई के एयरपोर्ट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो इसको मिल गया, और आज की तारीख में ये दिल्ली, मुंबई, कोचीन, कन्नूर, बैंगलोर, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, हमारे इतने अहम एयरपोर्ट्स पर ये कंपनी जो है काम कर रही थी। और वो भी अब कार्गो रिलेटेड इस तरीके का काम, फाइनल बोर्डिंग से पहले जो काम होते हैं विमान में, वहां तक इसका एक्सेस था। तो आप समझिए कितना बड़ा अगर ये कंपनी तुर्की जो है इसका इस्तेमाल करने लगे तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था। और इसने देखिए अपने बचाव में ये बोला एयर कमोडोर साहब, वी आर नॉट अ टर्किश ऑर्गेनाइजेशन बाय एनी स्टैंडर्ड and we adhere fully to global accepted practices of corporate governance, transparency and neutrality with no political affiliations or links to any foreign government or individuals. अब इसे अपने बचाव में कहना पड़ रहा, हमारा तुर्की से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 1958 की कंपनी है, 9 एयरपोर्ट स्पेस के कार्गो हैंडलिंग से लेके ग्राउंड हैंडलिंग, पैसेंजर हैंडलिंग, लगेज, कार्गो, सब कुछ इसके हाथ में है। आप सोचिए, इनके पास वो पासेस होते हैं,
टेक्निकल एरिया में आने के लिए कभी भी ये लोग आ सकते हैं। और जितने भी हमारे मेजर अटैक्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे वो IC-814 का हाईजैक हो या फिर दूसरे जैसे कि WTC का जो अटैक हुआ था, जितने भी एविएशन रिलेटेड टेरर अटैक्स हुए हैं, उन सब में अंदरूनी कोई ना कोई ऐसा बंदे होते थे जो इन्हीं एरियाज में काम करते थे और जो उसको फैसिलिटेट करते थे, चाहे वो आर्म्स ट्रांसपोर्ट में। आपको याद होगा कि इनके जो वेपन सिस्टम्स भी थे 814 के, तो वो भी तो अंदर किसी ने पहुंचाए थे और उनके चेकिंग के टाइम में तो उनके पास नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो है इनके पास एक्सेस है। हम भारत तो ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉइज इसके साथ है हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको ना निकाल फेंका जाए, लेकिन कम से कम टर्की के साथ इन्वॉल्व जितने भी उनके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, क्या हम वो रिस्क ले सकते हैं? क्या हम रिस्क ले सकते हैं कि हमारे टेक्निकल एरियाज इतने बड़े बड़े एयरफील्ड, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कुन्नूर, गोवा, इतने बड़े बड़े हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे एयरफील्ड्स में क्या हम इनको घूमने दे सकते हैं? क्या हम ऐसा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? सरकार ने किया, भारत के लोग क्या कर रहे हैं? अब टर्की के टिकट कैंसिल करा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हो रहे हैं वो टर्की के पैकेज देना बंद कर रहे हैं कि हम टर्की के हॉलिडे पैकेजेस बेचेंगे ही नहीं लोगों को। ये भी हो रहा है। हमारा बहुत बड़ा व्यापार मार्बल को लेकर के होता है, पत्थर को लेकर के होता है टर्की से। वो जो मार्बल एसोसिएशन है भारत की, उसने कहा कि हम इनका मार्बल भारत में अब नहीं बेचेंगे। आप समझिए कितना बड़ा झटका है। हम इसका जो सबसे बड़ा राइवल है टर्की का, वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि ये मानता है अपने आप को कि मैं मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाऊं एक बार फिर, जैसे पहले हुआ करता था तुर्की। और सऊदी अरब हमारा अब सऊदी अरब इसका उस सेंस में सबसे बड़ा राइवल है। सऊदी अरब से हमारी दोस्ती है। इसका जो एक ऐतिहासिक राइवल माना जाता है कंपनी, वो देश ग्रीस है। हमने ग्रीस को समर्थन देना शुरू कर दिया। साइप्रस से इसका झगड़ा रहता है, हमने साइप्रस का समर्थन करना शुरू कर दिया। तो और अजरबैजान का मैंने आपको बताया कि हम उसके खिलाफ आर्मेनिया के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। दत्ता साहब, ये हमारी डिप्लोमेटिक घेराबंदी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई देश अगर भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, भारत के खिलाफ वो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा होता है। जो टेररिस्ट घिनौना कांड हुआ पहलगाम में, ये उसके बाद भी इन्होंने कोई उसको कंडेम नहीं किया और पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। वही काम चीन ने किया कि मैं तो पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ा हूँ। तो ऐसे मुल्कों को तो हमें बिल्कुल अपने हर एक एक्टिविटी से निकाल के। एर्दोगान चाहता क्या है? वो खलीफा बनना चाहता है और इसलिए, क्योंकि इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इसलिए उसका साथ देता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि खलीफा तो खैर वो क्या बनेगा। ये दुनिया के अंदर, जैसा पहले भी हमने चर्चा की है, कि 3 मुल्क हैं जो आपस में होड़ लगा के बैठे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर कौन बनेगा। एक ये है तुर्की, खलीफा बनना चाहता है, जो पहले खलीफात हुआ करता था। और उसके बाद में ईरान है हमारे, जो उनकी भी बड़ी तमन्ना कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाए। और हमारे जो सऊदी अरब तो है ही हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड द रिलीजियस कंटेक्ट। तो अभी क्या है, ये 3 मुल्कों के अंदर जो होड़ है, तीनों मुल्क जो है अलग अलग पावर बैलेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और ये मेरे को लगता है इनमें से कोई भी सफल नहीं होने वाला। कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर नहीं बनेगा। मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर एक ही बनेगा, वो है अमेरिका। और मुस्लिम देश जो जितने हैं उनसे भारत के जबरदस्त अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल, उनके सबके जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं आज के दिन में वो प्रधानमंत्री मोदी को मिले हुए हैं। देखिए सौरभ जी, क्या हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर की बात होती है ना, जो खलीफा बनने की बात होती है, तो 3 आए थे साथ में। एक तो एर्दोगान साहब हैं, वो जो 20 साल से 2002 से वो काबिज हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर प्रेसिडेंट बन गए और अभी तक चल रहे हैं। उसकी जो चीज़ें थी वो माजिर मोहम्मद, यदि आप मलेशिया को देखें, और इमरान खान के समय में इनकी एक तिगड़ी बन रही थी जिसको तोड़ा गया। जब इमरान खान को टूटा, या उन्होंने पाकिस्तान ने तोड़ा ये तिगड़ी। मगर अभी क्या है, उनका डायरेक्ट संबंध है। डायरेक्ट संबंध में 20 साल में, और आपने सारा कवर कर दिया जो स्ट्रेटेजिकली जो चीज़ें हैं। मगर एर्दोगान अभी थोड़ा स्ट्रांग हुए हैं। देखिए किस लिए, उनका डिक्टेटर है सर वो भी। हाँ, नहीं, डिक्टेटर के अलावा जो सीरिया में हो रहा है ना, सीरिया में वहाँ पर सबसे बड़ा जो कुर्दों का प्रॉब्लम है, हम ये सब करें तो ठीक है, सब जो हम बात करते हैं वहाँ कुर्द हैं। जो कुर्द है वो साउथ ईस्ट में, और आप वो इस्तांबुल में यदि आप देखते हैं, अंकारा में देखते हैं, उनकी डायरेक्ट है। और देखिए कुर्दिस्तान का जो हिस्सा है जिसमें इराक भी आ जाता है, तो हम कुर्दों को हम समर्थन देते हैं। कुर्दों को अमेरिका समर्थन देता था, पूरा उसने हम भी इनडायरेक्टली देते हैं यदि अमेरिका के साथ में इस मामले में। कुर्दिस्तान की बात नहीं होती है। मगर अभी कहाँ कंप्रोमाइज हुआ है, वो सीरिया में हुआ है। सीरिया के अंदर में जो आए हैं अभी, उनके प्रेसिडेंट, ही इज नॉट कुर्द,
वो उन्होंने जो किया है और ये एर्दोगन ने किया है, इसलिए अमेरिका इज समहाउ अलाइनिंग टू मतलब एर्दोगान के भी होश ठिकाने आएंगे एक दिन। आएगा। इसमें एक और चीज- क्या हुआ देखिए हाँ, उसका एक चीज आती जी है, बिल्कुल वो एक ही लाइन में बताऊंगा मैं कि अर्दोगन ने अभी अपनी डील बनानी शुरू कर दी है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ। ओकामन करके है, अब्दुल्ला ओकामन जो उनका लीडर है, जो अभी इम्प्रिजन्ड है, और ये सुनने में आ रहा है कि शायद उस डील के अंदर वो एंड ऑफ वॉर हो जाएगा जो कुर्द्स ने शुरू कर रखा है। इस वजह से वो दिखाना चाहता है कि वो सुन्नी मुस्लिम्स के साथ है।